हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अरस्तू के कारणता का सिद्धांत, एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ कॉजेशन। यूनानी दार्शनिकों की परंपरा में सुकरात और प्लेटो के बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण दार्शनिक अरस्तू हैं। अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे। जब वे 17 वर्ष के थे तो प्लेटो द्वारा स्थापित एकेडमी में आपने शिक्षक और शिक्षार्थी के रूप में प्लेटो के सिद्धांतों का, दार्शनिक सिद्धांतों का गहनता से अध्ययन किया, विवेचन किया और प्लेटो के शिष्य होने के बावजूद भी उन्होंने उनके सिद्धांतों को ज्यों का त्यों एक्सेप्ट नहीं कर लिया। अगर हम प्लेटो के प्रत्येक सिद्धांत की बात करें तो उस सिद्धांत में जितनी कमियां अरस्तू देखते थे, न सिर्फ उन्होंने अपने सैद्धांतिक विवेचन में उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, बल्कि उसको एक नया स्वरूप देने की भी कोशिश की। तो अरस्तू जो हैं, उनके सिद्धांत अपने आप में मौलिक सिद्धांत माने जाते हैं और ऐसा ही एक मौलिक सिद्धांत है कारणता का सिद्धांत। कारणता का सिद्धांत कार्य कारण की व्याख्या करता है। हम जब इस विश्व में घटनाओं को देखते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि प्रत्येक घटना या कार्य कारण की श्रृंखला में बद्ध होती है। कोई भी घटना घटित होने से पूर्व अपने कारण से जुड़ी हुई होती है और उस कारण से ही कार्य रूप में या घटना रूप में परिणित होती है। तो कारण वह उपकरण होता है जिससे किसी वस्तु जगत में कोई घटना घटित होती है। अरस्तू का मानना था कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए एक या दो कारण नहीं, वरन वे 4 कारण होते हैं जो संयुक्त रूप से मिलकर उस घटना को घटित होने में या किसी वस्तु को कार्य रूप में परिणत होने में सहयोग प्रदान करते हैं या उस घटना को संपन्न करते हैं। तो इसलिए यदि हमें किसी घटना को समझना है या किसी वस्तु के कार्य रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को समझना है तो हमें 4 कारणों को जानना अनिवार्य है। ये 4 कारण हैं: उपादान कारण, मटीरियल कॉज, निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, स्वरूप कारण, फॉर्मल कॉज और लक्ष्य कारण, फाइनल कॉज। उपादान कारण या मटीरियल कॉज वह मुख्य कारण है जिससे ही किसी वस्तु का निर्माण या किसी घटना का आगे किसी घटना रूप में उसका की परिणति होती है। उपादान कारण वह कारण होता है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। हम इसको कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी आकारहीन वस्तु होती है जो अन्य कारणों की सहायता से एक विशेष प्रकार का आकार ग्रहण करती है। इसका अपना जो भी स्वरूप, उसका अपना जो भी रंग रूप होता है, परंतु कारण अन्य कारणों की सहायता से जब वह स्वरूप ग्रहण करती है किसी वस्तु या घटना का तो वह परिवर्तित हो जाता है। तो उपादान कारण एक प्रकार से आधारभूत कारण के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को मटका बनाना है, मिट्टी का घड़ा बनाना है, तो उसके लिए उसकी मुख्य या आधारभूत सामग्री क्या होगी? मिट्टी होगी। स्पष्ट सी बात है कि मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा बनना असंभव है। तो इसलिए उपादान कारण एक प्रकार से घड़ा बनने की प्रक्रिया में घड़े के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वह मिट्टी है जिसकी सहायता से घड़े का निर्माण होता है। तो उपादान कारण कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण या घटना का घटन होता है। अब सिर्फ वस्तु के लिए कच्ची सामग्री होना ही अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि उसको आकार प्रकार देने के लिए कुछ अन्य सहायक कारणों की भी आवश्यकता पड़ती है जिनकी मदद से उसको स्वरूप प्रदान किया जाता है, जिसे हम निमित्त कारण कहते हैं। ये निमित्त कारण गति देने वाला होता है और इसी के कारण परिवर्तन संभव होता है। गति से तात्पर्य केवल स्थान परिवर्तन से ही नहीं है, अपितु किसी की अवस्था, आकृति, रूप, रंग आदि में परिवर्तन को भी हम गति के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए यह कारण जो निमित्त कारण है वह वस्तु का स्थान, स्वभाव, स्वरूप, रंग, रूप आदि को परिवर्तित कर देता है। यदि मिट्टी है तो उसको बनाने के लिए, यानी उससे घड़ा बनाने के लिए एक
निमित्त की आवश्यकता पड़ेगी और वह निमित्त हम कुम्हार के रूप में समझते हैं कि कुम्हार वह सहायक सामग्री है या सहायक कारण है या निमित्त कारण है जो लकड़ी, चाक, पानी आदि इन सभी अन्य कारणों की सहायता से, इन अन्य सभी सहायक सामग्री की सहायता से उस घड़े को स्वरूप प्रदान करता है या उस मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। दिखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो कि घड़ा बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी चाहिए और मिट्टी को आकार देने वाला एक व्यक्ति चाहिए या अन्य सामग्रियां चाहिए जिससे उस मिट्टी को आकार देके घड़े के रूप में बदल दिया जाए। परंतु दरअसल यदि व्यक्ति के मन में उस घड़े के बारे में कोई विचार नहीं होगा, उसके मस्तिष्क में यदि कोई अवधारणा नहीं होगी, तो वह उसको आकार प्रदान नहीं कर सकता है। तो किसी भी उपादान कारण को निमित्त कारणों की सहायता से आकार देने के लिए उसका एक स्वरूप मस्तिष्क में होना अनिवार्य है, जिसको कि हम सार तत्व या मूल तत्व भी कहते हैं। और प्लेटो के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह प्रत्यय कहा जाता है। और यह जो प्रत्यय होता है, ये जो विचार होता है, वही उस वस्तु को एक विशेष प्रकार की आकृति में, विशेष प्रकार के रंग रूप में बन पाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। तो इसलिए जो उपादान और निमित्त कारण हैं, उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वह है स्वरूप कारण, जो एक सार तत्व या मस्तिष्क में उसके मूल विचार या उसके स्वरूप की अवधारणा के रूप में हमारे पास में मौजूद रहता है। इन तीनों कारणों के होने के बावजूद भी यदि एक लक्ष्य कारण ना हो, यानी हमने प्लेटो में भी पढ़ा था कि ये सारी सृष्टि जो है वह विकास की प्रक्रिया में संलग्न है। प्रत्येक निम्न स्तर का जो जीव है या वस्तु है वह भी अपने से श्रेष्ठ स्तर को पाना चाहती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में या इस पूरे प्रक्रम में एक घटना लक्ष्य की ओर लक्षित होती है। यदि वह लक्ष्य पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगी तो घटना का घटन संभव नहीं होगा। इसलिए घटना के घटित होने के लिए आवश्यक है कि एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाए, जिससे कि उस लक्ष्य को पाने की संपूर्ण प्रक्रिया से वह वस्तु अपना स्वरूप प्राप्त कर सके। इसलिए इन तीनों कारणों यानी उपादान कारण, निमित्त कारण और स्वरूप कारण के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण अब बन जाता है वह लक्ष्य कारण है। अर्थात सभी कुछ होने पर मिट्टी भी है, मिट्टी को शेप देने वाले निमित्त या सहायक कारण भी हैं, मन में उसका विचार भी है, परंतु यदि उस प्रक्रिया में संलग्न नहीं हुआ जाएगा, उस घड़े को बनाने की प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया जाएगा, तब तक वह घड़ा अपना स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसलिए सृष्टि में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, अरस्तु के अनुसार उन सभी घटनाओं के घटने में या वस्तु के कार्य रूप में परिणत होने में ये चार कारण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी एक कारण के अभाव में वह घटना घटित नहीं हो सकेगी। इस प्रकार से अरस्तु का कारणता का सिद्धांत सृष्टि में पाए जाने वाले कार्य कारण भाव की व्याख्या करता है। धन्यवाद।